नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उमेश शर्मा। फिर से मैं आपको अपने चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सभी के लिए दुआएँ करता हूं और बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं आपके भविष्य के लिए, आपके आने वाले कल के लिए। और आज 15th जनवरी हो गई है, वी आर इन 2024। थोड़ा लेट हूँ, लेकिन सभी को नए वर्ष के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और उम्मीद करता हूँ कि ये आने वाला साल सभी के लिए अच्छा हो। आप सब बहुत तरक्की करें और लाइफ में जो भी आपके एम्बिशंस है वो फुलफिल कर सके। थोड़ा सा डिटरमाइंड रहिए जो भी आप करना चाहते हैं और थोड़ा डेडिकेटेड भी रहिए कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है। ठीक है? तो बाकी दोस्तों, आज फिर से एक नए चैप्टर पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ अ, होगा तो बहुत कॉमन, वही जो जनरल होता है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा और समझाऊंगा कि अगर कभी इस तरीके से प्रॉब्लम आएगी तो आपको कैसे ट्रेस आउट करना है, इसको शॉर्ट आउट कैसे करना है। ठीक है? और इन चीज़ों में क्या कॉमन रहता है, चाहे वो 11th जनरेशन हो, चाहे वो 6th जनरेशन हो, चाहे 10th जनरेशन हो। ठीक है? तो इस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसके साथ साथ में अगर किसी को लैपटॉप का चिप लेवल का कोर्स करना है, अगर आपको लगता है कि मेरे से सीखना है या मैं कैपेबल हूँ आपको सिखाने के लिए, तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे फॉलो करके या मेरे नंबर पे मैसेज करके आप बात कर सकते हैं कोर्स के लिए। वो डिटेल्स आपको सब मिल जाएगी। ठीक है? तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज एक बहुत ही अहम टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है? और एक्चुअली होता क्या है कि ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी होता है कि आज के टाइम में भी कई लोग फंसते हैं इस टॉपिक पे। जब ये केस आपके सामने आता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि कैसे रिपेयर किया जाए। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि एक सर्किट को समझना और सर्किट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो अगर क्लियर हो तो आप आराम से और आसानी से उसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है? आज मैं बात करूंगा कि लैपटॉप में सबसे पहले अगर बात करूं कि पावर जो जनरेट होती है, जो वोल्टेज बनता है, सबसे पहले नंबर पे तो डेफिनेटली आपका आरटीसी रहता है। ठीक है? आरटीसी के बाद में जो दूसरा जो वोल्टेज बनता है जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है, वो हम बात करते हैं आपका वोल्टेन के बारे में। ठीक है? वोल्टेन सेक्शन के बारे में। वोल्टेन को क्या बोलते हैं? जो हमारा +19 वोल्ट होता है, जो हम कहाँ चेक करते हैं? सीएलआर पे चेक करते हैं। सीएलआर क्या होता है? करंट सेंसिंग रजिस्टर। करंट सेंसिंग का मतलब क्या होता है, इसका भी मैं आपको बताता हूं। आप देखते हैं जब 19 वोल्टेज बनता है तो आईसी क्या करता है, यहाँ पे दो पिन लगे होते हैं, एसीपी बोल दीजिए या एसीएन बोल दीजिए या सीएसएसपी बोल दीजिए या सीएसएसएन बोल दीजिए। ठीक है? ये दोनों का काम सिमिलर ही होता है और मोस्टली ये बीक्यू सीरीज की आईसी में ही आपको मिलेगा। ठीक है? इसीलिए हम बोलते हैं करंट सेंसिंग रजिस्टर, क्योंकि ये क्या करता है, यहाँ पे भी देखता है वोल्टेज कितना आ रहा है, आईसी मेजर करता है, यहाँ पे भी देखता है कि करंट की लिमिटेशन कितनी है, कितना करंट आगे फ्लो होना चाहिए। ठीक है? इसीलिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अक्सर अभी भी आज के टाइम में भी मैं अगर बात करूं तो काफी ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो पुराना वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। पुराना वाला फॉर्मूला थोड़ा सा मतलब बहुत कारगर भी है, बहुत लोगों ने किया है, इनफैक्ट मैंने भी किया और बहुत काम भी किया है उसने। बहुत से बोर्ड रिपेयर हुए हैं। जैसे जिसकी हम बात करते हैं कि मान के चलिए अगर आपका 19 वोल्ट में शॉर्टिंग आता है तो क्या करते हैं आप क्या करते हैं, सीएलआर पे आप जंपर मार के जो है आप वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। वोल्टेज वोल्टेज इंजेक्ट करने के बाद में आप धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो आप देखते हैं कि जो है, अगर कोई कंपोनेंट हीट हो रहा है आपका, ठीक है, कोई अगर कंपोनेंट हीट हो रहा है तो आप उससे ये अंदाजा लगाते हैं कि ये वाली लाइन शॉर्ट है या ये कंपोनेंट शॉर्ट है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब वो कंपोनेंट आप निकाल के लगा देते हैं तो आपका 19 वोल्ट वाली प्रॉब्लम दूर हो जाती है। लेकिन आजकल के बोर्ड में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कारगर साबित नहीं होगा और इससे प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। हो सकता है कि आपका पीसीएस शॉर्ट हो जाए, हो सकता है कि आपका एसओसी शॉर्ट हो जाए, मतलब कुल मिला के ये कि आपका जो मेन बोर्ड है वो शॉर्ट हो जाए। ठीक है? तो आपसे मतलब बोलूंगा कि अब जो है कोशिश कीजिए कि ये वाले कॉन्सेप्ट के बजाय आप थोड़ा सा सेकुलर वाला कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। कभी कभी आपको देखिए, अगर आपका जो है 19 वोल्ट की लाइन में अगर आपका मान के चलिए
डीसी से अगर डीसी वाली लाइन में और सीएलआर की तरफ से शॉर्टिंग है तो वो इजीली कर सकते हैं आप। लेकिन जब आपका जो है जो दूसरे पॉइंट से जो पूरे बोर्ड में ट्रेवल करता है, अगर वहां पे शॉर्टिंग है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और वो भी टाइम कब लगता है, जब आपको चीजें पता नहीं होती। हो सकता है कि आप उसको आसानी से ढूंढ लें, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करके सोचिए, माइंड यूज करके सोचिए कि अगर सीएलआर से जो वोल्टेज आता है 19 वोल्ट कहाँ जाता है, जितने भी रेगुलेटर है सबकी आईसी पे जाएगा और सबके मेन मॉसफेट के ड्रेन पे जाएगा। और जब भी ये वोल्टेज आता है तो एक एक लाइन के लिए जाती है, मतलब इसमें आपका डायरेक्टली तो जाता नहीं, जरूर कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं। तो कई बार ये कंपोनेंट शॉर्ट होते हैं, आपको एक एक करके पॉइंट चेक करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत काम करेगा। बशर्ते इसको कि आप वो वाला फॉर्मूला यूज करें कि थोड़ा हीट कर करके आप देखें, तो वो थोड़ा सा दिक्कत करता है। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा मेरा मेन पर्पस क्या था वोल्टेज सेक्शन को लेने का। अब जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था 3-5 की आईसी के बारे में, मैंने आपको कुछ डिटेल्स बताई थी कि अगर 3 एंड 5 वोल्ट की आईसी आएगी तो उसको आपको कैसे चेक करना है। और हर आईसी को चेक करने का 2 प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आईसी है, ठीक है, इसका 2 प्रोसेस होगा। एक प्रोसेस ये होगा बिफोर इनेबल, और एक होगा आपका आफ्टर इनेबल। ठीक है, बिफोर इनेबल का मतलब ये होता है कि इनेबल होने से पहले आपको, जैसे ये आईसी मान के चलिए आपकी ये 20 पिन की आईसी है, या मान के चलिए 24 पिन की आईसी है। ठीक है, 20 पिन या 24 पिन की आईसी है। अब ये 20 पिन या 24 पिन की आईसी में कुछ पिन ऐसे होंगे, आपका 8 या 10 पिन ऐसे होंगे जो आपका इनेबल से पहले बनने चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं बनने तो फिर इनेबल तो आएगा ही नहीं, फिर इनेबल वाला प्रोसेस तो काम खत्म ही हो जाएगा। तो जब आपको ये पता होना चाहिए कि बिफोर इनेबल पे किन किन किसके क्या क्या वोल्टेज बनने चाहिए। ठीक है, तभी तो आप आफ्टर इनेबल वाला चेक करेंगे। तो 2 प्रोसेस अगर आप चेक करेंगे तो काम कर पाएंगे। सेम ऐसे ही होगा। अब अगर हम बात करें चार्जिंग आईसी के बारे में, तो चार्जिंग आईसी भी इसी तरीके से आपको लेके चलना है। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको चार्जिंग आईसी के बारे में बताऊंगा, लेकिन चार्जिंग आईसी का मैं पूरा पार्ट तो क्लियर नहीं कर पाऊंगा आपको, लेकिन हाफ को जरूर मैं लेके चलूंगा। हाफ में क्या लेके चलूंगा, हाफ में मैं ये लेके चलूंगा कि जैसे मैं इसको 2 भागों में डिवाइड करता हूँ। अब जैसे ये मेरी चार्जिंग आईसी है, ठीक है, चार्जिंग आईसी को मैंने 2 पार्टों में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट में मैंने आपका सिर्फ वोल्टेज सेक्शन ले रहा हूँ, और एक पार्ट में मैं सिर्फ आपको चार्जिंग सेक्शन लूंगा। ठीक है, कि बैटरी कैसे चार्ज करती है, क्या प्रोसेस होता है। वोल्टेज का मतलब ये होता है कि जो आपका सीएलआर पे जो 19 वोल्टेज बनेगा, तो उसके लिए कौन कौन से वोल्टेज जरूरी होते हैं, या किस किस पिन पे आपको वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, और क्या क्या पॉइंट आपको चेक करने पड़ेंगे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर BQ सीरीज की आईसी आप चेक कर रहे हैं, तो एक एक बात हमेशा याद रखना कि चाहे वो 7th जनरेशन हो, चाहे वो 5th जनरेशन हो, चाहे वो 4th जनरेशन हो, चाहे वो 12th जनरेशन हो, चाहे वो 13th जनरेशन हो, अगर सी टाइप नहीं है तो, अगर सी टाइप नहीं है तो मोस्टली जो इसका स्ट्रक्चर होता है वोल्टेज सेक्शन का वो सेम ही होगा। और सिंपल सी बात है कि अगर BQ सीरीज आपका 12th जनरेशन के बोर्ड में लगी है चार्जिंग आईसी में, चार्जिंग आईसी के रूप में अगर BQ सीरीज की आईसी लगी है, तो आपको क्या लगता है कि आईसी के पिन तो सेम ही रहेंगे, पिन में तो चेंजेस नहीं आएगा। अगर पिन सेम रहेंगे तो उनका सिस्टम भी सेम ही होगा काम करने का, उसमें तो चेंजेस नहीं आएगा। तो स्पेशली इस वाले सेक्शन को आप डरे ना, आप बिल्कुल ये ना सोचे कि अगर मैं 12th जनरेशन करूंगा तो कैसे होगा। होगा वैसे ही जैसे अभी तक आप करते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। तो वो आप जब काम करेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अभी मैं 1-2 पॉइंट और डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में। डिस्कस इसलिए कर रहा हूं कि थोड़ा मैं चाहता हूं कि आज की जो क्लास है इसमें आप कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएं। अगर आप बोर्ड को विन सेक्शन आपके पास आएगा तो आपको जो है रिपेयरिंग करने में दिक्कत ना हो। मेरे को अक्सर लोगों का कॉल आता है और लोगों का एक सवाल होता है जो अक्सर मैं सोचता हूँ, उनको बताता भी हूँ, और मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। सवाल ये आता है कि
अक्सर लोग बोलते हैं कि सर कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए जिससे ना कि मैं बोर्ड को ना 30 मिनट या 1 घंटे में कर सकूं, ठीक है। क्योंकि अभी मैं बोर्ड रिपेयर करता हूँ सर 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। कभी कभी पूरे दिन में एक ही बोर्ड होता है, कभी कभी दो बोर्ड होता है, ठीक है। अब सोचिए कि अगर एक बोर्ड को आप रिपेयर हाफ एन आवर में कर देते हैं, ठीक है, और या फिर 1 घंटे में करते हैं, तो अगर आपके पास 5 से 6 बोर्ड आ रहा है तो आप कम से कम 5 या 6 बोर्ड आप रिपेयर कर रहे हैं, वो भी पूरा दिन नहीं लगा रहे, 4 5 6 घंटे में आप बोर्ड कर लेते हैं। इससे कितने फायदे हो रहे हैं? एक, आपका काम ज्यादा हो रहा है, दूसरा आपके पास अर्निंग के चांसेस ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और अब तो एक फायदा ये भी हो गया कि अब आजकल के बोर्ड अगर आप लेटेस्ट बोर्ड रिपेयर करोगे तो आप कस्टमर से 3,000 4,000 5,000 2,000 2,000 2500 से नीचे तो बात बनती नहीं है जब आप 6 7 8 जनरेशन की बात करते हैं तो, ठीक है। तो अमाउंट भी ज्यादा आप ले सकते हैं आप। ठीक। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं जो मुझे लगता है, जो वैलिड भी है। लगता क्या है और वैलिड क्या है मैं आपको बताता हूँ। कभी भी अगर आप बोर्ड रिपेयर कर रहे हैं तो मैंने कहा, हमेशा शुरू से मैं ये कहता आ रहा हूँ कि भाई कुछ तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ तो आपको याद करना पड़ेगा। याद करने का मतलब क्या है कि अगर आप देखेंगे तो कुछ आईसी बहुत कॉमन होती है। चार्जिंग आईसी की बात करूं या मैं 3 5 की बात करूं तो कुछ आईसी बहुत कॉमन होती है। अब कई बार ऐसा भी होगा आपके पास स्कीमेटिक नहीं है, ठीक है, आपके पास स्कीमेटिक नहीं है तो आप कैसे चेक करेंगे, ठीक है। जैसा अगर मैं बात करूं आईओ की बात करूं तो कुछ आईओ भी बहुत कॉमन होते हैं, आईटी का हो गया, नॉर्टन का हो गया, ठीक है, या फिर ईएनई का हो गया, ठीक है, एसएमसी का हो गया। इन सब आईसी में या एसआईओ में कुछ तो कॉमन होगा जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको याद होना चाहिए इनफैक्ट। तो मैं यही सलाह देता हूं कि एक तो आपको चार्जिंग, एक तो आपको आईसीस के नाम और आईसीस के नंबर्स और आईसी के पिन सब याद होने चाहिए कि अगर मेरी लैपटॉप में ये वाली सीरीज लगी है तो मुझे क्या पॉइंट पे चेक करना है, ठीक है। और मेरे पॉइंट और स्कीमेटिक नहीं है तो पिन तो आपको पता होगा कि अगर ये 20 पिन के ऐसे तो जरूर 20 नंबर पिन पे ये मिलेगा, 6 नंबर पिन पे ये मिलेगा, वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर सेम आर्किटेक्चर के वो ऐसी है तो वो चीज मिलनी ही मिलनी है, तो वो हमेशा याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है पावर सीक्वेंस। पावर सीक्वेंस क्यों जरूरी होता है और इसके फायदे क्या होते हैं? देखिए, अभी हम अगर बात करें पावर सीक्वेंस की तो जैसे हम बात करते हैं कि जो जो कॉमनली ज्यादातर जो बोर्ड रिपेयर करोगे उसमें क्या होता है, उसमें कौन कौन से बोर्ड आपको मिलेंगे? कॉम्पेल हो गया, विस्ट्रॉन हो गया, आपका इन्वेंटिक हो गया, क्वांटा हो गया और आपका आसूस हो गया। मैं फिलहाल ये 5 ही मैन्युफैक्चर की बात कर रहा हूं। अगर ये 5 बोर्ड का मैन्युफैक्चरर आपके पास, मतलब इन्हीं 5 बोर्ड को आप रिपेयर करते हो तो इन 5 बोर्ड का मतलब हर बोर्ड का एक अलग पावर सीक्वेंस होता है। थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं लेकिन इक्विवेलेंट ही काम करता है ये, तो वो अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप आसानी से प्रॉब्लम ट्रेस कर सकते हैं कि आपको ये जरूर पता चल जाए कि मुझे चेक क्या करना है। कई लोग बोलते हैं ना कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या चेक करूं। अब समझ में ये नहीं आता क्या चेक करूं, उसको यही नहीं पता कि चेक करना क्या है या चेक करने के लिए मुझे स्टार्ट कहां से करना है, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो कैसे चेक करोगे? मान के चलो मुझे कहीं जाना है और मुझे रास्ता नहीं पता तो मैं कैसे जाऊंगा? अगर मैं पूछ पूछ के भी जाऊंगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा? अगर आपको चीजें पता है, मान के चलिए कि आपको पता है कि अगर मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है, और दिल्ली से मुंबई जाने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है? बाय ट्रेन जा सकता हूँ, बस जा सकता हूँ, फ्लाइट जा सकता हूँ, या फिर खुद का अगर मेरे पास 4 व्हीलर है तो मैं उसके थ्रू जा सकता हूँ। ये 4 ऑप्शंस हैं। एक तो ये पता है कि इन ऑप्शंस के साथ जा सकता हूँ, दूसरा मुझे ये पता होना चाहिए कि रास्ता क्या है अगर मैं अपने उससे जा रहा हूं तो, ठीक है। तो जब तक ये पता नहीं होगा आप कैसे पहुंचोगे? पूछ पूछ के जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, पता होगा तो आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको पूछना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप वहीं पहुंचोगे। आपके ब्रेन में होगा
कि भाई मुझे सबसे पहले यहाँ पे हरियाणा जाना है, हरियाणा से मुझे यूपी जाना है, इस तरीके से आप प्लान करके निकल जाओगे। लेकिन आपको नहीं पता तो फिर पूछ पूछ के जाओगे, टाइम लगेगा। सिंपल सी बात यही है कि अगर पावर सीक्वेंस पता है आपको, या फिर आपको रीसेट सिग्नल पता है, तो आपको बोर्ड रिपेयर करने में आसानी होगी, बहुत ज्यादा आसानी होगी और बहुत इजीली आप कर सकते हो। फिर ये सवाल नहीं आएगा कि मुझे चेक कैसे करना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है काम करने का, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता सही मायनों में। जो भी जल्दी रिपेयर करते हैं वो दो ही तरीके से करते हैं, एक एक्सपीरियंस हो चुका होता है, दूसरा उनको चीजें पता होती हैं। ठीक है, पता होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सिर्फ वीडियो देखते रहोगे और आप लिखोगे नहीं, उसको वापस नहीं पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा आपको। और कभी भी मैं बोलूंगा, अगर किसी की वीडियो से कुछ समझ में आ रहा है तो एक बार नहीं, कई बार उसको 5-5 6-6 बार देखो, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर उसको आप बोर्ड पे अप्लाई करके देखो, क्योंकि बोर्ड पे आप वोल्टेज ट्रेस करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि सर्किट स्कीमेटिक समझने के लिए भी जब तक आप बोर्ड पे वोल्टेज ट्रेस नहीं करोगे तब तक स्कीमेटिक आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको करना भी पड़ता है, दोनों काम करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर BQ सीरीज की आईसी आपके पास आती है तो उसको ट्रेस कैसे किया जाए, अगर वोल्टेज सेक्शन को आपको चेक करना है तो। ठीक है, तो ये मैंने स्कीमेटिक लिया है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो इस आईसी का नंबर है BQ24738। ठीक है, बहुत से लोगों ने पढ़ाया होगा आपको, आपने वीडियोस देखी होगी। मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ और तरीके से समझाने के लिए। अब कितना समझ में आएगा वो तो आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन वीडियो पूरी देखना, वीडियो मत छोड़ना। अगर वीडियो छोड़ोगे तो फिर कहीं ना कहीं जो चीज मैं बताना जा रहा हूं आपको, वो फिर मजा नहीं आएगा, यानी वो मेरी मेहनत जो है ना वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब जैसे BQ सीरीज की आईसी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, अब इसमें अगर मान के चलिए 16 पिन के भी आएगी आपकी, 20 पिन के भी आएगी, 32 पिन के भी आ सकती है, इवन 36 पिन की भी आ सकती है। ठीक है, जो आईसी मिलेगी ये आपको 20 पिन, 32 पिन, 36 पिन की आईसी मिल सकती है। अब अगर कॉमन 20 पिन की आईसी अगर आपके पास आती है, जैसे कि ये देखिए 20 पिन की आईसी है, तो 99% आंख बंद करके स्कीमेटिक को हाथ लगाने से पहले, अगर आपको ये देखना है कि मेरा 19 वोल्ट काम नहीं कर रहा, मतलब आपको जो है, मैं अभी मॉसफेट की बात नहीं करूंगा, ठीक है, अगर आपने मॉसफेट पे देख लिया कि जो है क्या कहते हैं, मॉसफेट के अगर ड्रेन पे वोल्टेज नहीं आ रहा तो वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं आईसी ट्रेसिंग की बात करता हूँ कि आईसी को कैसे ट्रेस करना है। सबसे पहले किसी भी आईसी को ट्रेस करने के लिए मैंने कहा कि दो पार्टों में इसको डिवाइड करते हैं। तो मैं किस तरीके से डिवाइड कर रहा हूँ, ये हम मान लेते हैं ये हमारा बैटरी सेक्शन है, जो बैटरी का चार्ज करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे होता है, कब होता है। और ये वाला हमारा जो सेक्शन है ये हमारा वोल्टेज सेक्शन है। ठीक है, दो पार्टों में डिवाइड करने से क्या होगा कि समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब कभी भी अगर आपके पास ये आईसी आती है तो सबसे पहले आपको याद रखना है, आंख बंद करके 20 नंबर पिन, ये 20 नंबर पिन आपको याद रख लेना है। 20 नंबर पिन पे अब जैसे ये BQ की आईसी है तो यहाँ पे क्या लिखा है, VCC लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा आपको, 19 वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, और अगर ये 32 पिन की भी आईसी होती तब भी यहाँ पे 19 वोल्ट मिलता। 32 पिन मतलब 32 नंबर पे, 36 पिन की तो 36 नंबर पे, मतलब जो लास्ट में नंबर होगा वो VCC ही होगा आपका। ठीक है, जो BQ का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और यही अगर मान के चलिए BQ में तो VCC, यही अगर आपकी ISL की आईसी होती, अगर ये ISL होता मान के चलिए, ठीक है, तो ISL में जो VCC लिखा है इसको DC इन बोल देते। ठीक है, और
अगर ओजेड की आईसी होती, ओजेड भी आपने देखा होगा बोर्ड में लगे होते हैं चार्जिंग के सेक्शन में, तो वहां पे क्या नाम होता, वीएसी होता, जहां पे ये वीसीसी लिखा हुआ है। और अगर मैक्स की आईसी होती तो भी आपका डीसी इन होता। तो आप नाम से मत सोचिएगा, ठीक है, कि अगर आईसी चेंज है तो वीसीसी की जगह अगर डीसी इन लिखा हुआ है या फिर वीएसी लिखा हुआ है तो वीएसी का क्या मतलब है। तो वीएसी इट्स बेसिकली आपका जो है ये वीसीसी कहलाता है, ठीक है। और नंबर एक पे, सबसे पहले नंबर एक पे आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है वीसीसी। अगर वीसीसी क्लियर है, मान लीजिए सबसे पहले अगर वीसीसी आपका क्लियर है तो उसके बाद चुपचाप से सॉरी मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप पे आपको चेक करना है, आपको चेक करना है एसी डिटेक्ट। अगर वीसीसी बन गया, ठीक है, तो आपको एसी डिटेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, अगर सब कुछ ओके है तो सेकंड नंबर पे आपको क्या चेक करना है, यहां पे एसी डिटेक्ट चेक करना है, ठीक है। और एसी डिटेक्ट चेक करने के लिए यहां पे अगर मैं बात करूं वोल्टेज की, तो यहां पे जो वोल्टेज मिलेगा आपको 2.4 से लेके 3 वोल्टेज तक या 3.3 वोल्टेज आएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम में 2.4 वोल्टेज या 2.5 वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है। और एसी डिटेक्ट क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो एसी जो करंट है वो डिटेक्ट हो गया आईसी को, ठीक है। और अगर मान के चलिए कभी कभी अगर जैसे अगर वीसीसी नहीं मिल रहा आईसी को, तो हम क्या कह सकते हैं कि आईसी फॉल्टी है, इस केस में भी आईसी फॉल्टी हो सकती है। इवन अगर एसी डिटेक्ट नहीं मिल रहा तो इस केस में भी आपका जो है आईसी फॉल्टी हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे एक कैपेसिटर है। कई बार क्या होता है कि ये रजिस्टर या ये कैपेसिटर, इनमें से कोई पॉइंट या कोई रजिस्टर खराब होता है जिसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज का, यहाँ पे फिक्स वोल्टेज चाहिए। यहाँ पे वोल्टेज अगर 2.4 है, अगर आप इसको वोल्टेज डिवाइडर से अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 2.4 ही मिलना चाहिए, इससे कम नहीं मिलना चाहिए। कम मिलेगा तो भी कई बार जो है ये आईसी में प्रॉब्लम होती है, तो आपका जो है वो 19 वोल्ट नहीं बन पाता है या काम नहीं करता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट ये हो गए आपको चेक करने के लिए। थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड नंबर पे आप सीधे रीजन पे आइए। थर्ड नंबर पे आपको रीजन चेक करना है। रीजन चेक करने का मतलब क्या होता है, रीजन आप क्यों चेक करते हैं, क्योंकि देखिए रीजन क्या होता है, एक तरीके से एलडीओ होता है ये। एक हम बात करते हैं 3-5 में एलडीओ वेरिएस की, एक रीजन एलडीओ, रीजन को यहाँ पे एलडीओ भी बोला जाता है। एलडीओ कौन से बोर्ड में मिलेगा, अगर मैक्स की आईसी होगी तो यहाँ पे रीजन की जगह एलडीओ लिखा होगा, ठीक है। और अगर आईएसएल की आईसी लगी होगी चार्जिंग सेक्शन में तो यहाँ पे आपको वीडीडीपी मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होना मेरे भाइयों, थोड़ा सा इसीलिए बोल रहा हूँ कि जितना आप पढ़ोगे उतना आप बढ़ोगे, और ये रियलिटी है, मैंने भी ऐसे सीखा है, मेहनत करता हूँ। क्योंकि देखो नॉलेज तो अभी जैसे जैसे बोर्ड बढ़ते जा रहे हैं, जनरेशन बढ़ रहा है, तो हमें अपग्रेड तो होना पड़ता है, अपडेट होना पड़ता है, तो मुझे भी पढ़ना पड़ता है आगे समझने के लिए। कहीं मैं अटकता हूँ, कहीं मैं फंसता हूँ, तो मैं भी कहीं ना कहीं पढ़ता हूँ कि ये कैसे हुआ, आखिर ये नाम कैसे पड़ा, आखिर इस आईसी में ये क्या चीज इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अगर वीसीसी बना आपका, एसी डिटेक्ट बना, तभी रीजन मिलेगा आपको, ठीक है। और रीजन और वीसीसी का इंटरनल कनेक्शन होता है, अगर आप पढ़ेंगे डेटा शीट, अगर आपको पढ़ने आता है या आपने कभी देखा होगा, तो वीसीसी और रीजन के बीच में एक मॉसफेट होता है, एक इंटरनल सर्किट होता है जिसके थ्रू ये आउटपुट निकलता है रीजन के रूप में, और ये बहुत नेसेसरी है, ठीक है। अगर ये नहीं मिल रहा तब भी आपकी चार्जिंग ऐसी फॉल्टी हो सकती है। तो हमने क्या देखा, नंबर एक पे हमने ये देखा, नंबर 2 पे हमने ये देखा, नंबर 3 पे हमने ये देखा, यानी कि ये 3 पॉइंट चेक करने। और रिमेंबर बीक्यू सीरीज में नंबर 6 पे याद रखना, नंबर अगर 6 नंबर पे आंख बंद करके आप चेक करोगे तो एसी डिटेक्ट मिलेगा, और नंबर 16 पे आप चेक करोगे तो आपको रीजन मिलेगा। तो ये सिमिलर होंगे, ये नंबर्स में चेंज नहीं होंगे, इसी पॉइंट पे आपको ये चेक करना है।
और इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको स्कीमेटिक दिखना है, आप ऐसे वैसे भी चेक कर सकते हो अगर आपको काउंटिंग पता है तो। इसलिए बोलता हूं कि ये चीज आपको याद करनी होगी, ठीक है। अब जब ये हो जाता है, अगर ये तीनों चीज आपके ओके हैं, उसके बाद में अब यहां पे देखिए दो कंडीशन बनेगी। अब थोड़ा मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट बहुत अहम होता है। ये मैं थोड़ा सा आपको डैशबोर्ड में भी समझाऊंगा। अब यहां पे आप देखिए क्या लिखा है यहां पे, एसी प्रेस, ठीक है, एसी प्रेस। अब यहां पे आप देखिए क्या लिखा है यहां पे, +3VL, ठीक है। और आप यहां पे देखिए एसी इन, ये जा रहा है, मतलब ये सिग्नल रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब एसी प्रेस क्या इंडिकेट कर रहा है कि एसी प्रेस मतलब आईसी ने एसी को जो है, जो एसी करंट है, जब वो लगाने पे इसने इसको महसूस किया, मतलब इंडिकेट इसको मिल गया कि एसी प्रेस मतलब एसी मिला, इसको एसी करंट जो इसको मिला, ठीक है। अब इस वाली BQ 24738 में एसी प्रेस लिखा है, किसी किसी BQ 740 या हम BQ 725 या BQ 735 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, एसी ओके मिलेगा। ये सिग्नल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है चेक करना, क्योंकि कई बार यही वो सिग्नल होता है जो 19 वोल्ट को नहीं बनने देता, ठीक है। अब एसी ओके, और यहां पे देखिए, और एसी ओके और एसी प्रेस आपको अक्सर पिन नंबर 5 पे ही मिलेगा, तो ये पॉइंट पे ही आपको चेक करना है, 5 नंबर पिन पे। अब इसमें भी दो लॉजिक है, मैं इसको जरा समझाता हूं थोड़ा सा आपको डैशबोर्ड पे, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक मिनट रुकिए, हम थोड़ा यहां पे चलते हैं। बाकी आप सब लोग का प्यार मुझे मिल रहा है, आप वीडियोस मेरे आप दो लोग देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, कमेंट्स अच्छे आते हैं तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए कि मैं आपके लिए और बेहतर काम कर सकूं, और एक वक्त ऐसा भी आए कि मेरे वीडियोस को देख के ही आप काफी बोर्ड रिपेयर कर पाए। छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करता हूं, जिससे कि, क्योंकि वो छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं होते, बड़े बड़े पॉइंट्स ही होते एक तरीके से, ठीक है। तो यहां पे मैं बात कर रहा था एसी ओके के बारे में, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये पॉइंट क्यों जरूरी होता है, एसी ओके और ADID या फिर PSID, ठीक है। अब एसी ओके की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एडाप्टर करंट, ठीक है। और ADPID क्या होता है, अ, ये अडाप्टर के वाट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये एडाप्टर करंट हो गया, ये एडाप्टर वाट हो गया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों क्यों जरूरी होते हैं, देखिए जो एडाप्टर आईडी होता है, ये दोनों ही मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोनों में थोड़ी सिमिलरिटीज भी है और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। एडाप्टर आईडी हमेशा क्या करेगा, आपके वोल्टेज को, सॉरी आपके एडाप्टर को जो है एसआईओ को बताएगा कि 65 वाट का लगा है, 45 का लगा है, 85 का लगा है, या 90 का लगा है, 125। ये मतलब आपको एडीआईडी या पीएसआईडी से ये पता चलेगा एसआईओ को कि जो एडाप्टर लगा है वो कितने वाट का लगा है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एडाप्टर करंट की, ठीक है, यानी एसी ओके, एडाप्टर करंट ओके, इसका मतलब ये होता है, यानी कि इस वाले पिन से एसआईओ को ये पता चलता है कि जो 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 अडाप्टर का करंट है वो प्रॉपर है, मतलब ओके की कंडीशन में, मतलब जो वैलिड करंट चाहिए वो ओके है। जब ये करंट वैलिड होता है, ठीक है,
तब उसके बाद क्या करता है SIO आपका SM बस, SM डेटा का आपने नाम सुना होगा बैटरी के लिए। तो ये क्या करता है, ये चार्जिंग आईसी से कम्युनिकेशन करता है और बैटरी से कम्युनिकेशन करता है। फिर चार्जिंग आईसी को ये कहता है कि आप बैटरी चार्ज करने का प्रोसेस कीजिए, तब जाके जो बैटरी है वो स्विचिंग करती है। वो हम पढ़ेंगे जब बैटरी का मैं आपको सीक्वेंस समझाऊंगा तब। फिलहाल बैटरी वाले सीक्वेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब होगा क्या, अगर अब इसके साथ एक लॉजिक और भी है कि अब एसी ओके दो तरीके से बनता है। किसी किसी में तो ऐसा होगा कि सीधे चार्जिंग आईसी एज ए आउटपुट के रूप में एसआईओ को देगा, ठीक है। चार्जिंग आईसी एसआईओ को देगा एज ए एसी इन के रूप में, ठीक है। फिर एसआईओ क्या करेगा, पीसीएच को देगा एसी प्रेजेंट के रूप में, ठीक है। देखिए लाइन कितनी लंबी चल रही है ना। अब हुआ क्या कि चार्जिंग आईसी ने एसआईओ को दिया एसी इन के रूप में, तो एसआईओ ने क्या करा, आइडेंटिफाई कर लिया कि जो है जो अडाप्टर करंट ओके है, ठीक है। ये इसको सिग्नल चाहिए। कई बार अगर एसआईओ को एसी इन नहीं मिलेगा तो भी प्रॉब्लम है आपके लैपटॉप के बोर्ड को ट्रिगर होने में, बोर्ड को चलने में, ठीक है। और एक पॉइंट मैं इसमें और इंक्लूड करूंगा कि अब इसमें दो चीजें हैं। पहला, थोड़ा मैं मिटाता हूं, अगर हो सके तो आप लिखते रहिए जो जो पॉइंट आपको वैलिड लगता है, या जो मैं बोलता हूं ना तो उसको आप लिखते रहिए कई बार, क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं उन लोग उस पर नोटिस नहीं करते हैं। आप इमेज में देखते रहते हो कि हम क्या लिख रहे हैं, बट साथ में जो हम लोग बोलते हैं ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि एसी ओके कब आएगा, जब आपका CLR पे वोल्टेज बन जाएगा, ठीक है। यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन होती है, मैं वो थोड़ा क्लियर करता हूं आप लोगों को। मैं IC पे लेके चलता हूं आपको, तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मैंने ये पॉइंट आपको मार्क किया था, AC 3 वोल्टेज LDO, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 वोल्टेज कहां से आ रहा है, ये आ रहा है आपका LDO से, LDO से आ रहा है, ठीक है। जो हम LDO 3, LDO 5 या वीरेज 3, वीरेज 5 की बात करते हैं, जो 3-5 से आता है, या वीरेज 5 की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज आ रहा है ये आ रहा है आपका LDO से। अब LDO कब बनेगा, जाहिर सी बात है, एक मिनट दोस्तों, ज्यादा ऊपर हो गया नहीं। अब मान के चलिए ये हमारा CLR है, अगर यहाँ पे 19 वोल्ट बनेगा तभी तो ये वाला वोल्टेज जो है ये 3-5 की आईसी को जाएगा विन के रूप में, ठीक है। जब 3-5 वाली आईसी को इनपुट मिलेगा 19 वोल्ट तभी वो वेरेज निकालेगा, ठीक है। और ये पॉइंट बनने से, जब ये पॉइंट तब बनेगा, ठीक है, अगर ये पॉइंट बन रहा है तो डेफिनेटली ये वाला भी आपको पॉइंट क्लियर ऑन ACP और AC इन भी आपका वैलिड होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 4 नंबर पे आप चेक कर सकते हो, या ऐसा भी किसी किसी बोर्ड में आप 4 नंबर, ये 5 नंबर पे चेक करोगे तो वोल्टेज मिलेगा। किसी किसी बोर्ड में ऐसा होगा कि पहले ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, फिर यहाँ पे वोल्टेज आएगा। क्योंकि ये तो तभी, ये 3 वोल्टेज तो आपको तभी मिलेगा ना जब LDO से निकलेगा, ठीक है। याद रखना इस चीज को, ये बहुत ही ज्यादा मतलब कई बार ये प्रॉब्लम करता है ये वाला पॉइंट आपका। इस एक सिग्नल की वजह से बोर्ड में बहुत दिक्कतें आती है और यहाँ पे लोग फंसते हैं, तो आपको फंसना नहीं है। मैं आपको भी टेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा कैसे कैसे चेक करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब ये वोल्टेज निकला, तो वोल्टेज निकलने के बाद में क्योंकि करंट सेंसर ने फाइनल कर दिया कि 19 वोल्ट ओके है, जब 19 वोल्ट जब निकल गया तो निकलने के बाद LDO के रूप में यहाँ से ये वोल्टेज आया, तो यहाँ पे एज AC प्रेस के रूप में आया और फिर यहीं से, ठीक है, यहीं से इसी लाइन से फिर ये वोल्टेज ये जो है सीधे SIO को पहुंच गया एज ए AC इन के रूप में। मतलब ये क्लैरिफिकेशन कर दिया कि जो अडाप्टर करंट है वो प्रॉपर ओके है, ठीक है। अडाप्टर करंट ओके है। अब हम बात करते हैं कि इस पे वोल्टेज कितना मिलना चाहिए। अब इस पे वोल्टेज कितना होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे
मेरा समझाने का मतलब ये है कि अगर आप स्कीमेटिक के बारे में स्कीमेटिक के लिए अवेयर होंगे तो इसमें जो है सिचुएशन ये बनती है कि अगर यहाँ पे जैसे दिखा रहा है, यहाँ पे एसी प्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी निशान नहीं है, तो यहाँ पे आपका 3.3 वोल्टेज के आसपास आएगा। यही अगर यहाँ पे एसी ओके और हैश करके होता, ठीक है, एसी प्रेस या एसी ओके हैश करके होता, अगर यहाँ पे हैश होता तो यहाँ पे 3.3 वोल्टेज नहीं मिलता, यहाँ पे आपको 0 वोल्टेज मिलता, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं मिलता और ये ग्राउंड के साथ बीप करता, ठीक है, इंटरनली कनेक्टेड होता और ये ग्राउंड कर देता इसको। तो आप अगर देखते तो पिन नंबर 5 पे आप चेक करेंगे, अगर हैश लिखा हुआ है तो पिन नंबर 5 पे आपको यहाँ पे जो है 0 वो ग्राउंड के साथ बीप करेगा, तो इससे भी आप टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, अगर हैश लिखा है तो। या फिर अगर आपको बीक्यू सीरीज के कुछ आईसीज को अगर आप पढ़ेंगे, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कुछ कुछ ऐसी आईसी होती हैं जैसे कि BQ 707 हो गया, जैसे BQ 707 हो गया, ठीक है, आपका 727 हो गया, ठीक है, या फिर आपका 737 हो गया। ये कुछ सीरीज ऐसी होती कि जहां पे आपको एसी ओके लो मिलेगा, मतलब लो सिग्नल मिलेगा, मतलब यहाँ पे 0 वोल्ट होगा आपका, और उसके अलावा मोस्टली सीरीज में आपको यहाँ पे 3.3 वोल्टेज मिलेगा। तो ये याद रखना आप इस पॉइंट को भी, ठीक है। अब हम कहाँ तक पहुंचे, हमने ये पॉइंट पढ़ा कि यहाँ पे 3.3 वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। अब होगा क्या, इससे प्रॉब्लम क्या आता है, थोड़ा हम उसको भी देख लेते हैं एक बार। अब मान लीजिए कभी कभी आपने देखा होगा कि एडाप्टर से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कई बार आपका जो लैपटॉप है वो एडाप्टर मोड पे नहीं चल रहा है, ठीक है, सिर्फ बैटरी मोड पे चल रहा है, ठीक है, एडाप्टर मोड पे लैपटॉप नहीं चल रहा, सिर्फ बैटरी मोड पे चल रहा है, ठीक है। अब एडाप्टर मोड पे नहीं चल रहा तो इसके पीछे कारण क्या होता है, तो ये एसी ओके वाला सिग्नल, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपकी आती है। क्यों आती है, क्योंकि जो है एसआईओ सेंस नहीं कर पाता है कि जो है एडाप्टर, क्योंकि जब तक उसको अडाप्टर करंट इन, मतलब वो सेंस ही नहीं कर पा रहा कि अडाप्टर जो लगा उसका करंट है, मतलब अडाप्टर का जो करंट है वो सेंस नहीं कर पा रहा है, मतलब रीड ही नहीं कर पा रहा है अडाप्टर को, तो क्या वो काम करेगा, नहीं करेगा। सिर्फ बैटरी मोड पे आपका वो लैपटॉप चलेगा और जब तक बैटरी चार्ज है तब तक वो चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा वो। तो अगर ये प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको चुपचाप से आपको क्या करना है, आपको एसी ओके के बारे में सोचना है कि एसी ओके एक बार चेक करो क्या वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, उस पर आपको जाके फोकस करना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि इसी सिग्नल के मिसिंग होने से आपका जो है क्या कहते हैं 19 वोल्ट बनने का प्रॉब्लम आएगा। कभी कभी इसी सिग्नल की वजह से जो है आपका बैटरी चार्जिंग का इशू भी क्रिएट होता है। कैसे होता है, जब तक ये सिग्नल जो है एसआईओ को नहीं मिलेगा तब तक वो क्या करेगा, बैटरी चार्जिंग को इनेबल ही नहीं होने देगा, क्योंकि वो आपका आईसी से कम्युनिकेशन ही नहीं करेगा वो कि चार्ज करने के लिए, क्योंकि ये कंफर्म ही नहीं कर पा रही है, ठीक है। और अगर ये सिग्नल मिसिंग होगा उस वजह से भी क्या होता है कि 19 वोल्ट में प्रॉब्लम आती है। तो कुल मिला के ये है कि सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट यही नहीं, अगर मैं बोलूं आपको तो ये एसी डिटेक्ट हो गया, एसी इन हो गया, आपका रीजन हो गया और एसी प्रेस हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें देखिए एक यहाँ पे एसी ड्राइव भी करके, ये भी पिन नंबर 4 पे मिलेगा आपको। अब एसी ड्राइव का लॉजिक क्या बोलता है, ये कब एसी ड्राइव होता है, ठीक है। अब किसी किसी में तो ऐसा भी होता है कि जो है एसी आपका क्या कहते हैं एसी ओके आने के बाद ये वाला सिग्नल निकलता है। किसी किसी में ऐसा होगा एसी ड्राइव एसी प्रेस से पहले बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि जब तक एसी ड्राइव नहीं होगा, अगर ये ड्राइव नहीं करेगा मतलब मॉसफेट को अगर ट्रिगर नहीं करेगा, तब तक ये आपका ये जो है एसीपी और ये जो है आपका 19 वोल्टेज नहीं बनेगा सीएलआर पे। और 19 वोल्टेज अगर सीएलआर पे नहीं बनेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर ये जो
ये जो LDO वाला वोल्टेज ये नहीं मिलेगा आपको। जब ये नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ पे ये वोल्टेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि आपको अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो सबसे पहले मैं फिर से एक बार थोड़ा सा इरेज करता हूँ थोड़ा, ताकि मैं एक बार फिर से थोड़ा आपको बता सकूं। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इसमें तो वो क्लियर हो सके आपको, मेरी बस यही कोशिश है। बाकी तो आपकी मेहनत और लगन का नतीजा है। तो देखिए, एक नंबर पे हमने ये चेक करा, हमने 2 नंबर पे हमने ये चेक करा, हमने 3 नंबर पर रीजन चेक कर लिया। 3 नंबर पर रीजन चेक करने के बाद में अब बात आती है हम अब इसको कैसे चेक करेंगे। तो मेरे हिसाब से ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आप 4 नंबर पे आप इसको चेक कर ले, 5 नंबर पे आप इसको चेक कर ले, फिर आप ये जो है ACP और ये 6 नंबर पे, ये 7 नंबर पे आप ये चेक कर लें, ठीक है। मेन यही पॉइंट है चेक करने के लिए आपको। बाकी अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, SDA, SCL, SRN, SP, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा। और इस पॉइंट में, इस वाली IC में हम याद रखना कि अगर AC डिटेक्ट चेक करना है, स्कीमेटिक हो या ना हो, पिन नंबर 6, VCC चेक करना है पिन नंबर 20, या कोई भी IC लगी है उसके लास्ट के पिन नंबर पे चेक करना है। रीजन आपको हमेशा पिन नंबर 16 पे मिलेगा। AC ओके या AC प्रेस आपको पिन नंबर 5 पे मिलेगा, और आपका AC ड्राइव पिन नंबर 4 पे मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर मेरी वीडियो से आपको फायदा हो रहा है, या किसी को लैपटॉप चिप लेवल का कोर्स करना है, तो मेरे चैनल को मेरे नंबर पे कॉल करिए, संपर्क कीजिए आगे के बैच के लिए। और इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।